तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आज के अपना क्लास में। और आज हम लोग कुछ यूनिक टॉपिक पर बात करेंगे जो कि सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज कोई क्लास लेवल की बात नहीं होगी, आज लेवल आउट की बात होगी। ठीक है, मतलब आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। जैसे कि टॉपिक क्या बात कीजिए, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज क्या बात करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, तो आज के क्लास में हम लोग समास के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? समास, यानी बोले तो कंपाउंड। ठीक है ना, कि आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि आज की क्लास हम लोग का इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी मेरे बच्चे हैं वो किसी भी स्टैंडर्ड पे हो, 8th स्टैंडर्ड पे हो, 10th हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, या ग्रेजुएशन लेवल या कंपटीशन कोई भी क्षेत्र से हो, आज का क्लास उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। समाज से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज के क्लास में कंप्लीट होंगे। आज हम लोग समाज को समझेंगे, समाज को पढ़ेंगे, बिल्कुल उससे तोड़ तोड़ कर अलग कर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग का जो क्लास चलेगा, समाज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम से संबंधित रहेंगे, सब क्वेश्चन मैं लाइव क्लास में कराऊंगा। ठीक है ना, लाइव क्लास से करा दूंगा। और जितने भी वर्ण विचार का भी मेरे वीडियो अपलोड हुआ है, व्याकरण का पहला चैप्टर वर्ण विचार, इसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन लिंक में। नीचे आप जाइएगा तो, या आई बटन पर ऊपर जाइएगा तो, ठीक है ना, वहाँ पर जाकर वर्ण विचार को भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि मैं आप सब क्लियर कर दिया हूँ पीछे की क्लास में। और उसका भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कहाँ पर? हमारे चैनल पर। ठीक है, तो जितने भी मेरे नए बच्चे आएंगे उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ से भी। ठीक है ना। तो ओके, आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है आज का समास। भाई समास क्या होता है? सबसे पहला चीज़ है समास। समास सो समझ गए, सभी बच्चे याद कर रहे थे समास किसे कहते हैं भाई। तो समास उन शब्दों को कहते हैं जिसका जो अपने उन शब्दों के मेल को कहते हैं जो अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक हो जाते हैं, उसी को समास कहते हैं। इस डिफिनेशन हो गया सर, मतलब मानिए डिफिनेशन हो गया। हम बताएं आपको कि डिफिनेशन से कमांड ज़्यादा उसके लॉजिक पकड़ने की, क्या उसमें बताया जा रहा है, हमें क्या बोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, समास को समझते हैं। भाई समास का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले समझिए समास का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ समझेंगे हम लोग। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन। समास का अर्थ हो गया संक्षेप या सम्मिलन। संक्षेप या सम्मिलन। संक्षेप का मतलब क्या होता है? छोटा। सम्मिलन का मतलब क्या? मिलजुल कर एक हो गया। ठीक है, इसी चीज को तो हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है ना। एक होता है समास का विग्रह, समास का विग्रह, समास का विग्रह। बस इसका अपोजिट है कि समास जो छोटा किए हम लोग, संक्षेप किए हैं, उसी चीज को तोड़कर खोलकर बड़ा कर दिया जाए, हो गया समास का विग्रह। ठीक है, जो चीज़ को हम छोटा किए हैं उसी चीज़ को अपोजिट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, खोल दिया जाए, समास का विग्रह कहलाता है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं कि समास क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, विग्रह क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले समाज के हमारे जीवन में काम क्या है भाई। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तो उसका यूज होगा ना। समाज का यूज कहीं ना कहीं तो हमारे जीवन में होगा, तभी ना हम पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई तो काम होगा। कोई भी हम काम करते हैं तो कोई ना कोई तो काम, बिना मतलब के तो कोई काम नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर समाज के भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ काम है, कंपाउंड का भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ काम है। क्या काम है भाई? तो ध्यान समझिएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ हमारे पास मेरे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कोई बच्चा आता है, ठीक है ना, बोलता है कि ऐसा बोलते हैं, मुझे सोनू भैया बोलते हैं। ठीक है ना। तो बोलते हैं कि सोनू भैया, एक बच्चा ना, दो बच्चे आपस में, ठीक है, झगड़ा किए हैं। बोलते हैं कि सोनू भैया ये हमको मारा था। ये नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, ये हम भोजपुरी में बोलते हैं भाई। तब भोजपुरी में आपको बता देता हूँ कैसे बोलते हैं। बोलते हैं कि सोनू भैया ना, हम कुछ हुआ ना कहनी है, हम आईनी है, आके बैठा रहनी है, ऐसे कहनी है, हमारी कलम निकाल ले रहे हैं, वो हमारी कॉपी निकाल ले रहे हैं, कॉपी के फाड़ दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। सारे बोलने के बाद अंत में बोलेगा कि सोनू भाई ये हमरा के मरले हैं। ठीक है ना। वहाँ पर मेन टॉपिक क्या है कि हमरा के मरले, इन्होंने हमें मार, ये ना मेन टॉपिक है वहाँ पर। अब इसी चीज़ को यदि वो बच्चा बोला, इतना सारे बात को, इतना सारे लॉजिक को मेरे सामने रखा, तो मुझे अंततः बोला कि ये हमारा क्या मरले हैं। मतलब क्या, मेरे ऊपर ये प्रभाव पड़ा क्या कि हम उससे पूछेंगे क्यों मारा, उससे पूछेंगे क्यों मारा जी इसको, ऐसे नहीं पूछेंगे क्यों मारा, पता है मुझे कि क्यों क्या हुआ है, फिर भी हम पूछेंगे क्यों मारा उसे।
मतलब हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ा, यह प्रभाव पड़ा कि ये मरले हैं, ठीक है ना। तो इतना बातों को ना कर लंबा करके वह एक शब्द में बोलता है कि सोनू भैया ये हमरा के मरले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को, वो बात हमारे ऊपर उतना ही प्रभाव डालती। तो इसी चीज़ को तो समास कहते हैं कि बड़े से एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल इसे जोड़िएगा मत, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल जो है मैं इसलिए दिया कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, इतने लंबा जो बच्चा बोला उस बात को इतने संक्षिप्त में बोलती हो सकता है कि हम लोग मरले हैं, बस छोटा से बात में ख़त्म कहानी हटा दिया जाए, ठीक है ना। तो इस बात को छोटा से में भी बोला जा सकता है और बड़ा से में भी बोला जा सकता है। तो जो छोटा में बोला जाएगा वही तो समास होगा, वही तो समास का मूल रूप होगा, और जो बात को बड़ा में बोला जाएगा वही तो समास का बिगड़ा होगा। आया समझ में कि नहीं। तो समास के हमारे जीवन में यह कार्य है कि बड़े से बड़ी बातों को जब हमें बोलने का मन नहीं करता है तो क्या करते हैं हम लोग, हाँ ना, हाँ ना, इससे ज़्यादा बोलते हैं, यस नो यस नो, ये सब करते हैं भाई। हाँ खाना खाई बहुत ना, खाना खाए ना, खाना खा नो हो, ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ ना हाँ, ये सब बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जब हमें बोलने का मन नहीं करता है हम थोड़ा सा मतलब टाल देते हैं कि भाई चलो बोलने का मन नहीं है, और ज़्यादा कोई बोलेगा तो गुस्सा आ जाता है, अरे बोल रहे हैं ना कि नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एक गुस्सा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो सॉरी हम नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे पास टाइम कहाँ है भाई गुस्सा होने का, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सब सारी घटनाएं होती रहती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यह हमारे जीवन में जो है मदद करता रहता है, समाज की बड़े से बड़े बातों को छोटा में करके खत्म कर दिया जाए, अनेक शब्दों को एक शब्द में मिलाकर उन्हें फेंक दिया जाए, हटा दिया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज, इसका हमारे जीवन में इस तरह प्रयोग है। आए समझ में ना, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल समझना है, ठीक है ना। समझ पढ़ लेते हैं हम लोग, रट लेते हैं, ऐसा होता है, समझ कितने बेहतर होते हैं, ये काम होता है वो काम होता है, रट ले काम खत्म। हमारे वीडियो हमारे जो होते हैं थोड़ी सी लंबा होती है जरूर, लेकिन एक एक चीज़ को हम चाहते हैं कि आपके सामने समक्ष रखें, उठा कर रखें। लंबे होने से कोई बात नहीं भाई, पढ़ेंगे तो लंबा होगा ही ना, पढ़ाई थोड़ी नहीं। हम यहाँ पर 5 मिनट की वो नाच गाना वाले वीडियो 4 मिनट की बना रहे हैं, क्या नाच गाना हो गया 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया। हम लोग की जो व्यवस्था है ना, ये ऐसे है कि आपको समझाना है, इसलिए वीडियो लंबी हो तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप तक पहुंच जाए, ये मेरा मुख्य पॉइंट है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए ना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो समास जो हो गया, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, समास हो गया। समास का अर्थ क्या हो गया कि संक्षिप्त या सम्मिलन। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप या सम्मिलन होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन होता है। वह अब इसकी परिभाषा की बात कर ले, तो परिभाषा कैसे लिखी जाती है, समास की परिभाषा कैसे लिखी जाती है। समास की परिभाषा क्या होता है कि जब दूसरे शब्द में इसको हम परिभाषा के रूप में कहें तो कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को, 2 या 2 से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह या सबका परिभाषा मैं नहीं लिखूंगा, फिर छोड़ने का फायदा क्या, ठीक है ना, ज़्यादा समय लगेगा। विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं, तो उसे समास कहते हैं, ठीक है। जल्दी में लिख दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल आप समझिए कि 2 या 2 से अधिक शब्द जब अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर या अन्य शब्दों को छोड़कर जब एक हो जाते हैं तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं बाबू, समास कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। समास की विग्रह समझ गए कि उसी चीज़ को उल्टा कर दिया जाए, विभक्ति के साथ में विभक्ति चिन्ह के साथ में लिख दिया जाए तो समास का विग्रह कहलाता है। इसे साइड करते हैं, इसे छोड़ते हैं। ये समास के रूप में ले लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जब पॉकेट मार भी एक समास हो गया, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला भाई, को यहाँ पर को क्या है, देखिए पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, ठीक है। क्या पॉकेट को मारने वाला, तो को यहाँ पर क्या है, विभक्ति है ना, विभक्ति को लोप कर दिया जाए भाई, विभक्ति को हटा दिया जाए तो हो गया आपका पॉकेट का मारने वाला, ये हो गया आपका क्या, समास हो गया, ठीक है। आज समझ में कि नहीं आया। अब बात किया जाए समाज के भेद की, तो जनरली सामान्यतः समाज के 6 भागों में विभाजित किया गया है बाबू। समाज को कितने भागों में, तो जनरली 6 भागों में बांटा गया है। इसके भी और भी भेद होते हैं, लेकिन अभी सामान्य रूप से मुख्य रूप से इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। जैसे बात किया जाए पहले समाज की, हम बात करें यहाँ पर समाज की, पहले समाज की, तो ये होता है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। एक एक चीज़ को जब खोलेंगे ना हम लोग तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके
डिफिनेशन रटने की नहीं ज़रूरत है, रट कर क्या करेंगे भाई, हम लोग एक बार समझेंगे काम हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं, बता सकते हैं आप लोग तत्पुरुष समास कौन सा है? तो कैसे बताएंगे भाई, लाइव नहीं है, सॉरी लाइव नहीं है, कैसे बताएंगे आप लोग, ये भी बात यहाँ पर बनती है ना, ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, हम भूल जाते हैं कभी कभी कि लाइव में नहीं है, सॉरी। कैसे, तो देखिए तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो यह वैसा समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान हो, ठीक है ना, वैसा समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान हो। जिस समास का भी अंतिम पद प्रधान रहेगा वह तत्पुरुष समास कहलाएगा, जिस समास के भी अंतिम पद प्रधान रहेगा वह तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है ना। और इसके समास के बेस से जितने भी विभक्ति चिन्ह है, को, का, के, की, कारक में आप लोग पढ़े हैं ना, उनका लोप हो जाता है, मतलब लोप माने हट जाता है, लोप का मतलब हटा दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, ठीक है। मतलब क्या, अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान हो, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, प्रधान हो, अब विभक्ति चिन्ह का लोप हो, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, लोप हो, ये क्या कहलाता है आपका, तत्पुरुष समास कहता है। पूरा नहीं लिखेंगे परिभाषा भाई, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह लिख लीजिएगा जो जैसे आपको समझ में आ जाए। यदि आप कॉपी कॉलम लेकर बैठे हैं तो आप लोग साथ साथ में लिखते जाइएगा, अच्छी बात है, ठीक है ना। जैसे विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, एग्जाम्पल के लिए ले लिया जाए ना, एग्जाम्पल के लिए तो हो जाता है जैसे राजकन्या, राजकन्या, ठीक है भाई, राजकन्या ध्यान से समझिएगा बाबू, आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आप क्वेश्चन कराएंगे उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, एकदम बिल्कुल बिंदास, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी यहाँ पर एक तो ऑब्जेक्टिव समझेंगे क्योंकि सारी चीज़ को कंप्लीट करना है जल्दी से, ओके। राजकन्या, राजकन्या का मतलब क्या, राजा की कन्या, राजा की कन्या, हो गया ना, राजकन्या, राजा की कन्या, लिख सकते हैं राज जोड़ कन्या, लिख सकते हैं ना, राज जोड़ कन्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो की है, की क्या है, विभक्ति है ना, इसका लोप हो गया, ये क्या होगा, लोप हो गया, खत्म खत्म खत्म, लोप हो गया, तो ये क्या होगा, राजकन्या। अब यहाँ पर देखिए राजकन्या, ये आपका प्रथम पद या अंतिम पद, तो कन्या जो कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंट है। राज का मतलब क्या, राजपाट, खाना पीना, ऐशो आराम, सारी चीज हो जाएगा ना राज का मतलब। इसमें जब कन्या जुड़ा इसमें, तो इसका जो है अर्थ ही बदल गया कि राजकन्या मतलब क्या, राजा की पुत्री, राजकन्या का मतलब क्या, राजा की पुत्री की बात हो रही है। यहाँ पर कन्या जुड़ते ही सारे सेंटेंस का अर्थ बदल गया, मतलब अंतिम पद इसका प्रधान है, अंतिम पद आते ही सारे सेंटेंस का अर्थ ही चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो इस समास को हम लोग कहेंगे क्या, तत्पुरुष समास। यह समास क्या कहलाएगा बाबू, तत्पुरुष समास कहलाएगा। आगे समझ में कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, लुटते चलना है, बढ़ते चलना है, थोड़ी सी यहाँ पर ओके। तो समझ में आ गया राजकन्या। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे राजपुत्र, राजपुत्र ये भी तो वैसे है ना, राजपुत्र, राज जोड़ पुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर भी तो पहला पद प्रधान है, तो जिस समाज का पहला पद प्रधान रहेगा वह समाज तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है ना। पहला क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे समास की बात किया जाए तो दूसरा समास जो होता है ये आपका होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय किसी बुक में इधर उधर दिया होगा, कोई बात नहीं, कर्मधारय समास। अब ये कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास है क्या भाई, कर्मधारय समास क्या है, कर्मधारय क्या है, आइए समझते हैं कि कर्मधारय क्या है। कर्मधारय समास की बात किया जाए ना, तो इसमें भी अंतिम पद प्रधान होता है, इसका भी क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान, प्रधानमंत्री होता है, प्रधान होता है। इसका भी बात किया जाए तो इसका भी अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है, सिंपल सी बात है, अंतिम पद प्रधान हो गया भाई। हाँ अब बताइए, जब इसका भी अंतिम पद प्रधान होगा, मारकर खोज रहा है किधर गया, तीन ही से काम चलाते हैं, ठीक है। इसका भी जब अंतिम पद प्रधान है, गया किधर, तो देखिए इसका भी जब अंतिम पद प्रधान होता है तब इसको बनाने की क्या जरूरत थी, तत्पुरुष से ही काम नहीं हो जाता, इसका भी तो अंतिम प्रधान है, अंतिम पद प्रधान है, इसका भी अंतिम पद प्रधान है, तो दोनों तो तत्पुरुष ही है भाई, तो किसका नाम अलग रखने की क्या जरूरत है, एक ही नाम से दोनों काम नहीं हो जाता समास में। लेकिन अब आया लेकिन, ठीक है, अंतिम पद प्रधान है, कर्म के नाम से तो ये तत्पुरुष हो गया, लेकिन इसका पहला पद विशेषण होता है, विशेषण, ठीक है ना, वही विशेषण जो संज्ञा स्वरम की विशेषता बतलाता है, ठीक है। और दूसरा पद जो होता है इसका, दूसरा पद वो विशेष से होता है, क्या होता है, विशेष से। विशेष से क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ये दोनों समझना पड़ेगा ना भाई कि ये विशेष क्या है, विशेषण क्या है, मार्कर मिल गया मेरा, ठीक है। विशेष क्या है, विशेषण क्या है, ये दोनों समझना पड़ेगा ना कि विशेष से किसको बोलते हैं, विशेषण किसको बोलते हैं,
तो विशेषण जो होते हैं ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है विशेषण होता है। अब विशेष से क्या होता है? तो विशेष जो विशेषण की विशेषता बताता हो, जो विशेषण की विशेषता बताता हो वो विशेष्य होता है। ओके, समझ में आ गया? तो जाइए इसको एग्जांपल में समझते हैं हम लोग। ले लेते हैं इसका एग्जांपल। इस एग्जांपल ले लीजिए, वीरबल्ला। वीरबल्ला, ठीक है, क्या एग्जांपल हो गया? वीरबल्ला, ठीक है। और वीरबल्ला एग्जांपल को समझते हैं हम लोग। वीरबल्ला, इसे हम क्या करेंगे? वीर जोड़ बल्ला, वीर जोड़ बल्ला। वीर क्या होगा यहाँ पर? वीर क्या होगा? तो वीर हो जाएगा आपका विशेषण, वीर हो गया आपका विशेषण, ठीक है। अब बल्ला क्या हो जाएगा? विशेष। बल्ला क्या हो जाएगा? विशेष। बल्ला हो गया आपका विशेष, विशेष, ठीक है ना। अब कैसे, कैसे बात क्या है? कैसे, तो देखिए कैसे, तो वीर, वीरबल्ला, वीरबल्ला का मतलब वीरों का वीर, वीरबल्ला का मतलब वीरों का वीर, वीरबल्ला, ठीक है। ऐसे होगा ना, महावीर का भी होगा, वीरों का वीर, ठीक है, मतलब वीरों से वीर, वीरबल्ला हो गया। और बात किया जाए वीरबल्ला, तो वीर जो है तो विशेषण हो गया ना, वीरता के वर्णन कर विशेषण के संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो किसी न किसी मान लीजिए कि बोले वो मन्नू वीर, सोनू वीर, ये वीर, वो वीर होता है ना, तो वहाँ पर क्या होगा ना कि उसका विशेषता बताया ना, सोनू मोनू सोनू इक्वल क्या है? नाम हो गया ना, नाउन हो गया। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है ना, तो वीर सर्वनाम हो गया, ठीक है, सॉरी विशेषण हो गया। तो जो विशेषण है ये तो विशेषण हो गया। और बल्ला क्या है भाई? वीर, वीर तो किसी को वीर बोल रहे हैं? वीर 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 वीर, वीरबल्ला मैंने वीरों से वीर, वीरबल्ला हो गया ना। और बताइए कि वीरों से वीर जब वीरबल्ला होगा तो यहाँ पर जो ये बल्ला है ये क्या हो जाएगा? वीर की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? वीर की विशेषता बता रहा है ना, यहाँ पर बल्ला जो है वीर की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, वीर की विशेषता बता रहा है। तो भाई बल्ला जब वीर की विशेषता बता रहे तो आपका हो जाएगा विशेष, नहीं हो जाएगा? वीर जो है बल्ला की विशेषता बता रहा है तो आपका हो जाएगा विशेष। सिंपल से बात है, विशेष हो गया वीर, क्यों? तो बल्ला, वीर जो है बल्ला का विशेषता बता रहे हैं कि आपका हो जाएगा विशेष। अब समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर पल्ला पद विशेषण होना चाहिए और दूसरा पद विशेष होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय। जबकि तत्पुरुष में ऐसा कोई नहीं है, कोई भी पद विशेषण हो, कोई भी पद विशेष हो, बस पहला अंतिम पद प्रधान होना चाहिए, बस इसका नियम है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं, जैसे कि नीलकमल, नीलकमल, ठीक है। मतलब क्या? नीला कमल, ये नहीं होगा नीला कमल, नीलकमल क्या हो जाएगा? नीला कमल, नीला जोड़ कमल, नीला कमल, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतिम पद इसका है, ये भी प्रधान है, इसमें भी बल्ला प्रधान है, तभी ना वीर से बल्ला हो रहा है। यहाँ पर अंतिम पद कमल जो है प्रधान है, तभी ना नीलकमल, नीलकमल हो रहा है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और पहला पद क्या है? नीला। अब भाई कलर है, भाई कलर की गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, विशेषण है, तो आपका हो जाएगा विशेषण, ठीक है। और दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका? विशेष, इसका गुणवत्ता बता रहा है, विशेष। आ रहा समझ में? तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास। एक और चीज़ बता देते हैं यहीं पर आपको कि तत्पुरुष समास के भी यहाँ पर टोटल भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं। उसको आप लोग को कारक में पढ़ाते हैं, कर्ता ने कर्म को करने से यही होता है सब। कि इसमें कर्ता में ये कर्ण, ये चिन्ह कर्ता ने चिन्ह लोप होता है, कर्म में को चिन्ह लोप होता है, वही चीज़ है। बाकी मिला जुला कर सब में सारे विभक्ति लोप हो जाएगी, वही आपका कहलाएगा तत्पुरुष समास। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक हो गया आप लोग का। अब तीसरा बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय को टोटल 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया है। कर्मधारय समाज को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो इसके 3 खंड हो गए कौन कौन? एक होता है विशेषणवाचक, ठीक है, एक होता है उपमावाचक और तीसरा होता है नकारात्मक समास, नया समास, ठीक है, नया समास जिसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर विशेषणवाचक और उपमावाचक दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि विशेषणवाचक में क्या होता है ना कि आपका विशेषण का पहला पद विशेषण का बोध होता है। उपमावाचक मतलब किसी न किसी उपमा जुड़ेगा तो उपमावाचक कहलाएगा। तीसरा जो होता है नया समास, कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इससे क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसमें एक नया समास जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो नया समास की हम बात करें तो इसी के अंदर है नया समास, नया समास। अब ये नया समास है क्या भाई? नया समास किसको बोलते हैं? तो वैसा समास है जिससे नकारात्मक का बोध हो। जिससे क्या हो? नकारात्मक का बोध हो। किससे? न का बोध हो। जिससे नकारात्मक का बोध हो। नकारात्मक, नकारात्मक समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ना। जैसे नकारात्मक का बोध हो। भाई नकारात्मक क्या होता है क्या नकारात्मक? मतलब क्या? जैसे कि न का बोध हो। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इसके, तो अधर्म, अनाथ, अधर्म जिसका कोई धर्म ना हो, इसमें नहीं क्या बोल रहा है ना। अनाथ जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई मालिक ना हो, अनाथ कहलाता है, ठीक है ना। अनादर, अनादर जिसका कोई आदर करने वाला ना हो, अनादर कहलाता है। यही नहीं होता है अनाथ, अधर्म, अनादर जिसका कोई आदर करने वाला ना हो, अज्ञान जिसके पास कोई भी ज्ञान ना हो। ये जितने भी अ वाले शब्द आएंगे ना, जिससे न का बोध हो, नहीं का बोध हो, वह सारे शब्द नया समास कहलाएंगे।
आगे समझ में बिल्कुल बात मेरी, कि जितने भी धर्म, जितने भी न वाले शब्द आएंगे जिससे नहीं की बोध हो, नकारात्मक का बोध हो, वो सारे शब्द बच्चों क्या कहलाएगी? नया समास कहलाएगी। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एक बात को मेरे ध्यान रखिएगा। आज इसका नोट्स बनाइएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से, तो ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें और 2 भी भेद हुआ ना, इसका भी 4 भेद और है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो आइए बच्चों, चलिए तीसरे समास की बात यहाँ पर किया जाए। तो तीसरा समास जो होता है ना हम लोग का, द्विगु समास होता है, द्विगु समास, ठीक है। तीसरा समास क्या होता है? द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास क्या होता है, बिल्कुल समझना है भाई, द्विगु समास क्या होता है। तो द्विगु समास की बात किया जाए ना, तो ये वैसा समास होता है जिसमें पहला पद जो है ना, ये पहला पद होता है आपका संख्यावाचक, और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान है। इसमें भी दूसरा पद प्रधान है। पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद इसका क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, इसका भी दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद क्या हुआ? प्रधान हो गया। तो पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद प्रधान, ये आपका क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बात किया जाए तो जैसे एग्जांपल के रूप में ले चतुर्भुज, त्रिभुज, चौराहा, ठीक है। ये सब क्या होगा ना आपका, ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं संख्या से शुरू किया जाए वो आपका द्विगु समास होता है बाबू। जो शब्द संख्या से शुरू किया जाता है वो आपका क्या होता है? द्विगु समास होता है। आगे समझ में, द्विगु समास किसे कहते हैं? कि जो शब्द संख्या से शुरू हो, संख्यावाचक से शुरू हो, द्विगु समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान। ऐसा नहीं कि संख्यावाचक से शुरू हो और दूसरा पद प्रधान ना हो, तो अभी उस द्विगु समास। जैसे दशानंद ले लिया जाए, दशानंद में दूसरा पद प्रधान नहीं है, संख्यावाचक से शुरू हो रहा है, लेकिन यह द्विगु समास नहीं होगा बाबू, ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमको बता रहे हैं, ठीक है ना। आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे जैसे जाएंगे आगे वैसे वैसे समझ में आएगा, ठीक है। द्विगु समास हो गया हमारा। अगले समास की बात किया जाए तो देखिए अगला समास होता है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, अगला समास होता है हमारा बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास क्या होता है भाई? बहुब्रीहि समास की बातचीत करना पड़ेगी ना। बहुब्रीहि समास क्या होता है? देखिए ये वैसा समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद गौण रहते हैं। ये वैसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद क्या होते हैं? गौण होते हैं, गौण, ठीक है ना। दोनों पद इसमें क्या होते हैं? दोनों पद गौण होते हैं, गौण होते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। अर्थात ऐसा किया जाए ना, एक समझने के लिए इसका ट्रिक बना दिया गया है कि जो दुनिया में एक हो, मतलब ये जरूरी नहीं है भाई, देख कोई थ्योरेटिकल रूप नहीं है कि दुनिया में जो एक नहीं हो वो बहुब्रीहि नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर बहुब्रीहि समास ऐसे हैं कि जो दुनिया में एक है, ठीक है ना। तो इसलिए एक तरीका इसका बना दिया गया ना कि जो दुनिया में एक हो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ओके, समझ में आ गया कि जो दुनिया में एक हो कहीं ना कहीं वो बहुब्रीहि समास कहलाता है, ठीक है ना। जिसका दोनों पद क्या रहे? गौण रहे। जैसे मान लीजिए तो ले लेते हैं हम, जैसे कि गणपति, दोनों पद इसमें क्या गौण है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर, ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानंद, ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो ये बहुब्रीहि समास होते हैं, अगर दुनिया में एक ही रहेंगे तो वो भी बहुब्रीहि समास कहलाता है। आपका समझ में आएगा बहुब्रीहि समास। अगला समास की बात किया जाए तो अव्ययी भाव समास। ये आपका तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा हो गया, ठीक है। अव्ययी भाव समास। अब होता है ये कौन? अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा। तो ये वैसा समास, इकलौता समास है। जितने भी समास के भेद हैं उन समास के भेदों में ये इकलौता समास है, बिल्कुल इकलौता समास है। अब कौन से समास है भाई? अव्ययी भाव समास। तो इकलौता समास क्यों इसको बोले हैं? तो यही एक ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। अभी तक जितने भी हम लोग समास देखे सब में अंतिम पद प्रधान, किसी में प्रधान नहीं। यही मात्र एक ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला पद प्रधान और समस्त पद क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण,
पहला पद प्रधान होता है, समस्त पद क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। एकलौता समास, इसीलिए इसको बोला हम एकलौता समास। एकलौता समास है, बिल्कुल एकलौता समास। क्यों? क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान हुआ तो समस्त पद क्रिया विशेषण हुआ, इसलिए यह एकलौता समास कहलाया। ठीक है ना, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा समास है इसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए जाए। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका भरपेट, भरपेट। ठीक है, अब इसको तोड़ा जाए तो भर जोड़ पेट, भाई भर पेट। पेट का मतलब तो कुछ भी हो जाएगा, पेट में दर्द है, पेट में खाली है, पेट कुछ भी है, ये खाना वो खाना है, ऐसे वैसे फलाने बहुत सारी चीज़ हो जाएगा पेट की बात किया जाए तो। ठीक है, लेकिन इसके आगे जब भर आता है, जब दोनों आपस में जुड़ते हैं भर पेट, तो इसका मतलब एक ही निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं इसमें खाने की बात की जा रही है, पेट भरने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें पेट भरने की बात हो रही है, तभी ना भर पेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये सब प्रक्रियाएं हो रही है। ठीक है, तो भर पेट का मतलब हो गया हमारा भर पेट मतलब क्या कि खाना, भर पेट मतलब क्या, खाना। कहीं ना कहीं इसमें खाने की बात कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पर कौन सा पहला पद प्रधान हुआ ना, यहाँ पर भर जो है प्रधान हो गया, पहला पद इसका प्रधान हो गया, ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और समझते हैं, जैसे कि आमरण। आमरण, आमरण, आमरण का मतलब होता है मरण तक। आमरण का मतलब क्या होता है, मरण तक, मरने तक, मरण तक। अब इसमें पहला पद क्या, आमरण। अब भाई मरण मतलब क्या, मृत्यु हो गई, कहानी खत्म, मृत्यु, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई, कहानी खत्म। लेकिन आमरण आते ही इसका अर्थ निकला आमरण मतलब क्या, मरने तक। अभी मरे नहीं है, मरने तक। इसमें क्या हुआ, पहला पद इसमें भी प्रधान हो गया, यह अव्ययी भाव समास हो गया। ओके, तो अव्ययी भाव समास की सीधा सीधी मतलब है जिसमें पहला पद प्रधान हो, और अव्ययी भाव समास कहलाता है। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब भाई अंतिम समास और 6 नंबर की बात कर लिया जाए, तो अंतिम समास के यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा क्या, अंतिम समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसके बारे में बात कर लिया जाए। भाई द्वंद्व समास कौन सा होता है, तो द्वंद्व समास वैसे समास को कहते हैं जिसके दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास कौन से समास होते हैं, तो द्वंद्व समास वैसे समास होते हैं जिसका दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद, पहला और दूसरा दोनों प्रधान होता है। ये भी एकलौता समास के जैसा है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्री में दोनों नहीं होता, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन यह ऐसा समास है जिसका दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों पद के बीच में और, तथा, एवं, हाइफन या जैसे योजक शब्द लगे रहते हैं, वैसे समास को क्या कहते हैं हम लोग, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में देखें, इसका हम डिफिनेशन तो नहीं लिख रहे हैं, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे थे इसका भी लिख देते हैं। जैसे दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, दोनों पद के बीच, दोनों पद के बीच और, ठीक है, तथा, एवं, या ऐसे हाइफन जैसे योजक शब्द होते हैं, शब्द रहते हैं, इसलिए यह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है ना, इसमें मेन चीज़ है यहाँ पर कि और, तथा, एवं, या हाइफन, ये सब योजक शब्द लगे रहते हैं इसमें, इसका दोनों पद जो है प्रधान होता है, ये द्वंद्व समास कहलाता है। एग्जाम्पल देख लिया जाए ना, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लोटा डोरी, लोटा डोरी, देखिए दोनों के बीच में हाइफन है ना, लोटा डोरी। आपका कौन सा द्वंद्व समास होगा, जैसे कि राम कृष्ण, राम कृष्ण। ठीक है, ये आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, सीताराम, सीताराम, ये आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल भात, दाल भात, ये आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी द्वंद्व समास थे, सारे समास को हम लोगों ने क्या किया, क्लियर कर लिया आज के इस क्लास में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों का इंतजार कर रहा है, वहाँ पर अपना मैसेज डाल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगले नेक्स्ट क्लास में प्रयास करूँगा, या लाइव क्लास इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, तो उसमें प्रयास करूँगा कि सारे आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसे क्लियर कर लिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, तो जितने भी, फिर एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए नहीं है जो 10th स्टैंडर्ड, कोई खास स्टैंडर्ड में, ये जितने भी मेरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए है, अदर बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए है, या जो भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी है, आपका व्याकरण है, तो उसमें ये वीडियो आप लोग का आज के क्लास बहुत ही मदद करने वाला है। वो कंपटीशन लेवल हो या कहीं भी हो, आज के क्लास बिल्कुल आप लोग को मदद करेगा, आप लोग के यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में, कोई नए चर्चा के साथ में। ठीक है, धन्यवाद। जितने भी मेरे नए बच्चे यहाँ पर आए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर नए नए वीडियो आते रहेंगे आप लोगों के लिए।